आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे शक्तिशाली और कह सकते हैं विवादास्पद शख्सियतों में से एक के बारे में। ये एक ऐसा राजनीतिक सफर है जो वाकई में अविश्वसनीय है और जिनकी नीतियां और काम हमेशा ही बहस का केंद्र बने रहते हैं। स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ हैं अजय सिंह बिष्ट, एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो कॉलेज का चुनाव हार गए और एक बेरोजगार ग्रेजुएट, और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ, एक शक्तिशाली मठ के प्रमुख, 5 बार के सांसद और भारत के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री। अब मजे की बात यह है कि ये दो अलग अलग लोग नहीं हैं, ये एक ही इंसान के जीवन के दो सिरे हैं, एक बिल्कुल ही अकल्पनीय यात्रा। तो सवाल यही है ना, कि आखिर ये हुआ कैसे? एक छोटे से गांव का एक लड़का जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में फेल हो गया था, वो भारत के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक कैसे बन गया? बस इसी सवाल का जवाब हम आज ढूंढने की कोशिश करेंगे, उनकी कहानी के हर अहम मोड़ को करीब से देखते हुए। ठीक है, तो चलिए इस कहानी को परत दर परत समझते हैं। हम देखेंगे कि कैसे वो अजय से योगी बने, फिर मठ की राजनीति में क्या हुआ, गोरखपुर में उनका दबदबा कैसे बना, बीजेपी के साथ उनका रिश्ता कैसा रहा, और आखिर में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का सफर कैसे तय हुआ। तो सबसे पहले चलते हैं कहानी की शुरुआत में, उस दौर में जब वो योगी आदित्यनाथ नहीं बल्कि अजय सिंह बिष्ट थे। आखिर कौन थे वो और कैसा था उनका शुरुआती जीवन? तो देखिए, उनकी शुरुआत काफी साधारण थी। उत्तराखंड में एक फॉरेस्ट रेंजर के घर जन्म हुआ। कॉलेज में आए तो आरएसएस की स्टूडेंट विंग एबीवीपी ज्वाइन की। 1992 में कॉलेज यूनियन सेक्रेटरी का चुनाव भी लड़ा, लेकिन निर्दलीय। नतीजा, बुरी तरह हार गए, 6 नंबर पर रहे। मतलब पॉलिटिक्स में पहली एंट्री तो एकदम फ्लॉप रही। फिर पढ़ाई खत्म हुई, 1993 में नौकरी के लिए दिल्ली आए, पर वहां भी बात नहीं बनी। कुल मिलाके एक अनिश्चित भविष्य सामने था। और फिर 1993 में ही जब वो दिल्ली में नौकरी ढूंढ रहे थे, उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो अपने चाचा महंत अवैधनाथ की देखभाल करने लगे। और ये कोई मामूली शख्स नहीं थे, ये गोरखनाथ मठ के सबसे शक्तिशाली प्रमुख थे। तो ये सिर्फ एक पारिवारिक मुलाकात नहीं थी, ये उस संस्था से जुड़ना था जो आगे चलकर उनकी पहचान बनने वाली थी। और फिर सिर्फ 1 साल के अंदर 15 फरवरी 1994 को सिर्फ 21 साल की उम्र में अजय सिंह बिष्ट ने संन्यास ले लिया। उन्हें नाथ परंपरा में दीक्षा दी गई और महंत अवैधनाथ का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। बस उसी दिन से अजय बिष्ट का चैप्टर खत्म हुआ और योगी आदित्यनाथ का जन्म हुआ। और यह फैसला इतना अचानक और बड़ा था कि सोचिए, उनके अपने परिवार को इसकी खबर अखबार से मिली। वो तो यही समझ रहे थे कि बेटा गोरखपुर में नौकरी कर रहा है। अब योगी आदित्यनाथ की कहानी को समझने के लिए ना, ये समझना बहुत जरूरी है कि वो जिस गोरखनाथ मठ से जुड़े वो असल में था क्या। तो चलिए जरा उस विरासत को देखते हैं जो उन्हें मिली, क्योंकि इस मठ का अपना एक बहुत ही दिलचस्प और राजनीतिक इतिहास रहा है। देखिए, ये मठ हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा आज है। इसकी जो मूल परंपराएं थीं वो काफी समावेशी, मतलब सेक्युलर थी। यहां तक कि मुस्लिम नाथ जोगियों को भी इसमें शामिल किया जाता था। लेकिन वक्त के साथ, खास तौर पर आदित्यनाथ के गुरु और उनके गुरु के समय में, इस मठ का पूरा चरित्र ही बदल गया। ये एक धार्मिक केंद्र से हिंदुत्व की हार्डलाइन पॉलिटिक्स का एक बड़ा गढ़ बन गया। और यह बदलाव कैसे हुआ, ये टाइमलाइन हमें साफ दिखाती है। 1937 में महंत दिग्विजयनाथ हिंदू महासभा में शामिल हुए। फिर 1949 में जब बाबरी मस्जिद में मूर्तियां सामने आईं, तो उसके ठीक पहले दिग्विजयनाथ ने ही पास में 9 दिन का पाठ करवाया था। आगे चलकर 1984 में उनके शिष्य महंत अवैधनाथ राम जन्मभूमि आंदोलन कमेटी के हेड बन गए। और फिर 1994 में उन्होंने ही योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी चुना। तो आप देख सकते हैं, ये कोई अचानक हुआ बदलाव नहीं था, ये दशकों में फैला एक सोचा समझा राजनीतिक सफर था। तो अब वापस आते हैं योगी आदित्यनाथ पर। उन्हें ये राजनीतिक विरासत तो मिल गई, लेकिन सवाल ये था कि वो इसका करेंगे क्या। और यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि वो सिर्फ एक उत्तराधिकारी बनकर नहीं रहे, उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपनी एक बिल्कुल अलग और कहें तो एक बाहुबली पहचान बनानी शुरू कर दी। और देखिए, 1998 में सिर्फ 26 साल की उम्र में योगी आदित्यनाथ ने अपना पहला चुनाव जीत लिया। उन्हें अपने गुरु की गोरखपुर संसदीय सीट विरासत में मिली और वो उस वक्त के सबसे कम उम्र के सांसद बन गए। ये एक बहुत बड़ा कदम था। ये चुनावी राजनीति में उनकी धमाकेदार एंट्री थी और ये एक संकेत था कि मठ की राजनीतिक विरासत अब एक नई और शायद कहीं ज्यादा महत्वाकांक्षी पीढ़ी के हाथों में आ चुकी थी। लेकिन अगले ही चुनाव में 1999 में एक नंबर सामने आया जिसने उन्हें चौंका दिया होगा। 7,339 वोट। बस
इतने ही वोटों के मार्जिन से वो जीते थे। अब गोरखपुर मठ के महंत के लिए ये जीत नहीं बल्कि एक चेतावनी थी, एक बड़ा सबक कि सिर्फ गुरु के नाम और विरासत के भरोसे नहीं बैठा जा सकता। उन्हें अपना खुद का एक मजबूत जमीनी आधार बनाना ही होगा। और इसी सबक के बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम उठाया। साल 2002 में उन्होंने बनाया हिंदू युवा वाहिनी। अब ये सिर्फ कोई और संगठन नहीं था, ये बीजेपी और आरएसएस से बिल्कुल अलग उनका अपना पर्सनल संगठन था। इसकी कमान सीधे उनके हाथ में थी। उन्होंने पूरे पूर्वी यूपी में इसकी शाखाएं खोलीं और पार्टी के ढांचे से बाहर अपना एक जबरदस्त पावर बेस तैयार कर लिया। और इस कदम का असर वो भी तुरंत दिखा। अगले ही चुनाव में 2004 में जीत का मार्जिन 7,000 से सीधा बढ़कर हो गया 1,42,000। ये आंकड़ा सिर्फ एक जीत नहीं था, ये उनकी अपने हिंदू युवा वाहिनी की जमीनी ताकत का सबूत था। और हां, दिल्ली में बैठी बीजेपी के लिए एक साफ संदेश भी था। तो अब योगी आदित्यनाथ के पास अपना पावर बेस था, अपना संगठन था, और इसके बाद उनका अपनी ही पार्टी बीजेपी के साथ रिश्ता और भी ज्यादा पेचीदा और कहें तो तनावपूर्ण होता चला गया। वो पार्टी के अंदर ही एक विद्रोही की तरह उभर रहे थे। और इसके कई उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। जैसे 2007 के यूपी चुनाव में उन्होंने अपने लोगों के लिए 35 सीटें मांगी। पार्टी ने मना किया तो उन्होंने अपने उम्मीदवार बीजेपी के ही ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ उतार दिए। उसी साल गोरखपुर दंगों में जब वो गिरफ्तार हुए तो लोकसभा में सबके सामने रो पड़े और कहा कि उनकी जान को खतरा है। फिर 2011 में जब बीजेपी ने एक दागी मंत्री को पार्टी में शामिल किया तो उन्होंने खुलेआम इसका विरोध किया। मतलब साफ था, उनकी पहली लॉयल्टी पार्टी से ज्यादा अपने एजेंडे और अपने लोगों के लिए थी। और ये रहे उनके शब्द जो उन्होंने 2011 में कहे थे, अगर पार्टी धोखेबाजों को जगह देगी तो ईमानदार लोगों का टिकना मुश्किल हो जाएगा। ये एक सीधी चुनौती थी और इसका असर ये हुआ कि दबाव में आकर बीजेपी को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। इस एक घटना ने उनकी छवि को और मजबूत कर दिया, एक ऐसे नेता की छवि जो पार्टी से भी बड़ा हो सकता है। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो आखिरी पड़ाव जब राष्ट्रीय राजनीति में कुछ ऐसा हुआ और आखिरी के कुछ घंटों में पासा ऐसा पलटा कि योगी आदित्यनाथ सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। तो साल था 2017। बीजेपी ने यूपी में एक तरफा जबरदस्त जीत हासिल की, लेकिन एक बड़ा सवाल हवा में था, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। पार्टी ने किसी का नाम आगे नहीं किया था और रेस में जो नाम सबसे आगे चल रहा था वो योगी आदित्यनाथ का तो बिल्कुल नहीं था। असल में वो पार्टी हाईकमान की पहली पसंद थे ही नहीं। और फिर शुरू हुए वो आखिरी 24 घंटे जिसने सब कुछ बदल दिया। पहले मनोज सिन्हा का नाम सीएम के लिए लगभग तय हो गया और उन्हें लखनऊ भेज भी दिया गया, लेकिन तभी डिप्टी सीएम के दावेदार केशव प्रसाद मौर्य ने इस पर आपत्ति जता दी। इसके बाद पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने अचानक योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया और बस कुछ ही घंटों में फैसला पलट गया। योगी आदित्यनाथ को भारत के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री चुन लिया गया। ये एक ऐसा मोड़ था जहां पार्टी के अंदरूनी दबाव और योगी के अपने जमीनी पावर बेस ने उन्हें एक सरप्राइज लेकिन सबसे मजबूत दावेदार बना दिया। तो आखिर में ये सवाल बचता है, एक सन्यासी जो अपनी ही पार्टी को लगातार चुनौती देता रहा, जिसने अपना एक अलग पावर सेंटर बनाया, उसका इस तरह से शिखर पर पहुंचना आधुनिक भारत के राजनीति के बदलते हुए स्वभाव के बारे में हमें क्या बताता है? ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, ये शायद बदलती हुई राजनीति की भी कहानी है। सोचने वाली बात है।